नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। पीएम मोदी के लिए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से ज़्यादा फिल्म पर बोलना जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में बढ़ती घटनाओं पर सपा का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में है जंगल राज। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली एनसीआर वालों पर और पड़ेगी महंगी मार, और 2 रुपये बढ़े सीएनजी के दाम। सुरजेवाला ने पूछा कि अब की बार ये 100 के पार है क्या। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुख्य न्यायाधीश रमन्ना का बड़ा बयान, बोले देश में जटिल और महंगा है न्याय, इसे सभी को मिलकर आसान बनाएं। और इसी के साथ दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना मामले में आई गिरावट, बीते 24 घंटे में मिले 2487 नए केस, 13 मरीजों की गई जान। दोस्तों हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साथ ही साथ लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का निशाना, पीएम मोदी के लिए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार से ज्यादा फिल्म पर बोलना जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच राहुल गांधी ने कश्मीरी पंडितों के हालात पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री के लिए फिल्म के बारे में बोलना कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बोलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि भाजपा की नीतियों की वजह से कश्मीर में आज आतंक चरम पर है। प्रधानमंत्री जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी लीजिए और शांति लाने की कोशिश कीजिए। बता दें कि 2010-11 में प्रवासियों के लिए विशेष रोजगार पैकेज के तहत क्लर्क की नौकरी पाने वाले राहुल भट्ट की गुरुवार को बडगाम जिले के चरूड़ा तहसील कार्यालय के अंदर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि सेना ने राहुल भट्ट के हत्यारों को 24 घंटे के अंदर ढेर कर दिया था। बांदीपुरा में शुक्रवार शाम को 3 आतंकियों को मार दिया गया था। इनमें मारे गए 2 आतंकी राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। मारे गए दोनों आतंकियों की पहचान फैसल और सिकंदर के रूप में हुई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सपा का योगी सरकार पर निशाना, कहा यूपी में है जंगल राज। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बढ़ रही अपराध की घटनाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की योगी सरकार पर हमला किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यूपी में पुलिस अपराध कर रही है और योगी राज में जनता के रक्षक ही भक्षक बने बैठे हैं। पुलिस को असीमित अधिकार देने का नतीजा ये निकला है कि यूपी में पुलिस के तांडव पूरे प्रदेश में जनता पर कहर बनकर टूट पड़ा है। समाजवादी पार्टी ने सवाल करते हुए कहा कि योगी जी, आप इसे सुशासन कहते हैं। महोदय, ये सुशासन तो नहीं, जंगल राज है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली एनसीआर वालों पर और पड़ेगी महंगाई की मार, 2 रुपये बढ़े सीएनजी के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर और देश के कई शहरों में एक बार फिर सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी आईजीएल की ओर से संचालित स्टेशनों पर की गई है, जो रविवार से लागू हो गई है। नई कीमत वृद्धि के बाद देश की राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत 73 रुपये 61 पैसे प्रति किलो, नोएडा में 76 रुपये 17 पैसे प्रति किलो और गुरुग्राम में 81 रुपये 94 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है। गौरतलब है कि ये बढ़ोतरी देश भर में आईजीएल की ओर से संचालित किए जाने वाले सभी सीएनजी स्टेशन पर की गई है। और इसके बाद दिल्ली के नज़दीक रेवाड़ी में 1 किलो सीएनजी का दाम 84 रुपये 7 पैसे हो गया है, जबकि करनाल और कैथल में सीएनजी का दाम 82 रुपये 27 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में जटिल और महंगा है न्याय, इसे सभी मिलकर बनाए आसान, मुख्य न्यायाधीश रमन्ना का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि भारत में न्याय प्रक्रिया बेहद जटिल और महंगी है। अदालत में आने वाले याचिकाकर्ता पहले से ही व्यापक मानसिक तनाव में होते हैं। न्याय नहीं मिलता तो वो दूसरे गैर कानूनी तरीकों को तरफ देखने लगते हैं और इसी से अराजकता फैलने लगती है, और हमें मिलकर न्याय प्रक्रिया को आसान बनाना होगा। शनिवार को मुख्य न्यायाधीश श्रीनगर में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के नए भवन की आधारशिला कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। 310 करोड़ की लागत से हाईकोर्ट का नया परिसर 1.7 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में बनकर तैयार होना है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना मामले में आई गिरावट, बीते 24 घंटे में मिले 2487 नए केस, 13 मरीजों की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में एक दिन में 2487 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद संक्रमितों में कुल संख्या जो है वो 4,31,21,599 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 17,692 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़े के अनुसार कोविड-19 से 13 और मरीजों की मृत्यु के बाद देश में मृतकों की संख्या
5,24,214 पर पहुंची। उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.74% दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 404 मामलों की कमी दर्ज की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि संक्रमण की दैनिक दर 0.61% और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.62% दर्ज की गई है। मंत्रालय के अनुसार इस बीमारी से अब तक उबरने वाले मरीजों की संख्या 4,25,79,693 हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CWC की बैठक आरंभ। समन्वय समिति ने सोनिया गांधी को सौंपी रिपोर्ट, जल्द होगा अंतिम निर्णय। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रविवार को पूरी हो गई, जिसमें चिंतन शिविर के लिए गठित 6 समन्वय समितियों की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और नव संकल्प मसौदे का अनुमोदन किया जाएगा। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नव संकल्प चिंतन शिविर के पहले राजनीति, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, संगठन, किसान एवं कृषि तथा युवा एवं सशक्तिकरण से संबंधित समन्वय समितियां गठित की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। 1 जून से सचिवालय में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक, दिशा निर्देश कर दिए गए जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सचिवालय में 1 जून से एकल उपयोग प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर रोक लग जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शनिवार को ये जानकारी दी। राय ने बताया कि दिल्ली सचिवालय में एकल प्रयोग प्लास्टिक पर रोक राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध से 1 महीने पहले ही प्रभावी हो जाएगी। इसी के साथ राय ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि एकल प्रयोग प्लास्टिक के विकल्प जैसे कागज से बने प्लेट, कप, स्ट्रॉ का इस्तेमाल दिल्ली सचिवालय परिसर में हो। कर्मचारियों से एकल प्रयोग प्लास्टिक से बनी बोतल से बचने को कहा जाएगा और उनके स्थान पर कुल्हड़, स्टील के गिलास या कागज के बने कप का प्रयोग पानी पीने के लिए करने को कहा जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी करेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा। चिंतन शिविर में कांग्रेस ने बनाया ये खास प्लान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन शनिवार को उदयपुर में पार्टी महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों, प्रदेश इकाई के अध्यक्षों, विधायक दल के नेताओं और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में चिंतन शिविर में विभिन्न विषयों पर हुई अब तक की चर्चा और संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मंथन किया गया। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और कई अन्य नेता मौजूद थे। शिविर के पहले दिन शुक्रवार को सोनिया गांधी ने कांग्रेस में आमूलचूल बदलाव की पैरवी करते हुए कहा था कि असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीके से किया जाता है। G23 नेताओं ने मांग की थी कि बोर्ड का गठन किया जाए। पार्टी सूत्रों ने यह भी जानकारी दी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अगले साल कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करेंगे और इसमें से अधिकांश जगहों की पद यात्रा होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राठौर का पलटवार। बीजेपी मोदी शाह की पार्टी आम जनता की छोड़ अडानी अंबानी की बदली तकदीर। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कुल्लू में जनसभा में कांग्रेस को भाई बहन की पार्टी बताया था, जिस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौड़ ने पलटवार किया और बीजेपी को मोदी, शाह, अडानी और अंबानी की पार्टी करार दिया। राठौर ने कहा कि कांग्रेस आम लोगों, गरीब मजदूरों की पार्टी है, जबकि बीजेपी को 4 लोग मोदी, शाह और उनके 2 समर्थक अडानी और अंबानी चला रहे हैं और इनका ही विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल आ रहे हैं और लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर बुलडोजर चलाएगी आम आदमी पार्टी, दे दिया इसका अल्टीमेटम। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि अगर शनिवार सुबह 11 बजे तक अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी खुद बुलडोजर लेकर आदेश गुप्ता के घर का अतिक्रमण तोड़ेगी। आम आदमी पार्टी के नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि पूरी दिल्ली में बीजेपी ने तबाही मचा रखी है। दिल्ली वालों को उनके लोग धमका रहे हैं कि 5-10 लाख दो वरना घर तोड़ देंगे। गरीबों, अनऑथराइज कॉलोनियों, जे कॉलोनियों में रहने वालों के घर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन एक भी बीजेपी नेता या MCD के कर्मचारी के घर पर बुलडोजर नहीं चला, जिन्होंने मिलकर ये सब अवैध निर्माण कराया है। उन्होंने कहा कि आदेश गुप्ता के घर पर अवैध निर्माण हुआ है।
उन्होंने अतिक्रमण किया है। स्कूल की ज़मीन पर कब्जा करके उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है। हमने मेयर और कमिश्नर को आधिकारिक तौर पर शिकायत की है, लेकिन उनकी हिम्मत कार्रवाई करने की नहीं हो रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी शासित नगर निकायों द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई है। बैठक सुबह 11 बजे केजरीवाल के सिविल लाइंस स्थित आधिकारिक आवास पर होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पीएम मोदी की उज्ज्वला योजना पर महंगाई भारी, सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं इतने करोड़ लोग। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उज्ज्वला योजना को अपनी बड़ी उपलब्धियों में से एक बताती है। यहाँ तक कि हालिया विधानसभा चुनाव में और खासकर उत्तर प्रदेश में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन से भी कई एनालिस्ट ने इस योजना को जोड़ा। अब एक आरटीआई में इस योजना से जुड़े दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं जो इसकी सफलता को लेकर कई सवाल खड़े करते हैं। आरटीआई में मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थी सिलेंडर नहीं भरवा रहे हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने तीनों सरकारी तेल विपणन कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड से लाभार्थियों को लेकर कुछ सवालों के जवाब मांगे थे। कंपनियों ने आरटीआई के जवाब में जो आंकड़े दिए हैं उनसे पता चलता है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान 90 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भराया। इनके अलावा 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों ने पूरे साल के दौरान सिर्फ 1 सिलेंडर भरवाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बढ़ती महंगाई पर बिफरे पी चिदम्बरम, कहा किसान विरोधी है सरकार, इसीलिए गेहूं खरीदने में रही फेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए शनिवार को कहा कि वैश्विक और स्थानीय घटनाक्रमों के मद्देनज़र ये जरूरी हो गया है कि उदारीकरण के 30 साल के बाद अब आर्थिक नीतियों को फिर से तय करने पर विचार किया जाए। पूर्व वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार से यह आग्रह भी किया कि राज्यों की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनज़र माल एवं सेवा कर की क्षतिपूर्ति की मियाद अगले 3 वर्षों के लिए और बढ़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि अब केंद्र एवं राज्यों के राजकोषीय संबंधों की भी समग्र समीक्षा किए जाने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा सरकार की योजनाओं की अखिलेश यादव ने खोल दी पोल, फ्री राशन को लेकर के भी बता दी ये बड़ी सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के बाद रोजमर्रा के उपयोग की हर वस्तु महंगी होने के कारण आम आदमी की गुजर बसर बेहद मुश्किल हो गई है। देश और प्रदेश में इस स्थिति से भाजपा की सरकार के गरीब और किसान हितैषी होने के झूठे दावों की पोल खुल गई है। अखिलेश यादव के हवाले से शनिवार को सपा की ओर से जारी बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले किसानों की आय दुगनी करने, उनका सम्मान करने तथा गरीबों के चूल्हे ठंडे न होने देने के बड़े बड़े ऐलान किए गए थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में गेहूं का कोटा रद्द करने का निर्णय हो गया है। जून महीने से गरीबों को गेहूं की जगह चावल बटेगा। अभी तक 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल बांटने का ढिंढोरा पीटा जा रहा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं, बहुत जल्द हो सकता है उठापटक, उपेंद्र कुशवाहा ने किया इसकी तरफ इशारा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जारी सियासत अब राजनीतिक रंग लेने जा रही है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में इस मामले को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के उस बयान को 24 घंटे नहीं बीते जिसमें उन्होंने तेजस्वी के इशारे पर सरकार नहीं चलने देने की बात कही थी। उसके तुरंत बाद उपेंद्र कुशवाहा इस मामले पर मैदान में कूद चुके हैं। मसला अब धीरे धीरे नीतीश कुमार के हाथों से निकलकर जेडीयू के अन्य नेताओं के बयानों में उलझता जा रहा है। बीजेपी का भी अपने नेताओं पर कंट्रोल नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा ऐसे भी नीतीश कुमार की किसी बात से ठीक उल्टा ही करते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिला अध्यक्ष बोले ओबीसी आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार जानबूझकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। तभी तो विगत 2 वर्षों में इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और जब सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्णय दिया तब जाकर शिवराज सरकार की नींद टूटी। अपनी जमीन खिसकती देख सरकार ओबीसी वर्ग की हितैषी बनने
की नौटंकी कर रही है। ये बात जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं भीकनगांव विधायक झूमा सोलंकी ने शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कही। सोलंकी ने बताया कि 2003 में कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया था, लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकार ने अगले 15 वर्षों में अदालतों में खराब पैरवी करके ओबीसी के 27% आरक्षण को समाप्त हो जाने दिया। 2018 में जब कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी तो सरकार ने ओबीसी को एक बार फिर से 27% आरक्षण दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी की लीडरशिप और 50% अहम पोस्ट पर युवा नेता, एमएसपी जातीय जनगणना पर एग्रेसिव मोड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें उदयपुर में जारी चिंतन शिविर के दूसरे दिन कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यूथ ब्रिगेड 2024 के आम चुनावों में उतर सकती है और संगठन से लेकर सत्ता में कांग्रेस 50 साल से कम उम्र के नेताओं को 50% हिस्सेदारी देगी। इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। वहीं इस बार पार्टी कई मुद्दों को नए सिरे से जनता के पास ले जाएगी। इसमें जातीय जनगणना, एमएसपी की लीगल गारंटी प्रमुख मुद्दे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राहुल गांधी करेंगे देश का दौरा, राजस्थान से होगी इसकी शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस देश में जन जागरण अभियान शुरू करने की तैयारी में है और ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश का दौरा कर सकते हैं। राहुल गांधी के दौरे की शुरुआत में 21 मई को राज्यसभा में जयपुर जिले के कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो अन्य प्रदेशों में जाएंगे। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर के दूसरे दिन राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सचिन पायलट के साथ जनसभा को लेकर चर्चा की। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने दिया इस्तीफा, मानिक साहा होंगे नए मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्य के गवर्नर एसएन आर्य को त्यागपत्र सौंप दिया है। न्यूज एजेंसी ने ये जानकारी दी है। हालांकि देव ने किन वजहों से त्यागपत्र दिया है इसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। विप्लव कुमार देव ने अपने त्यागपत्र पर कहा कि पार्टी चाहती है कि वो संगठन की मजबूती के लिए काम करें। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है और इस ऐलान के कुछ देर बाद ही बीजेपी विधायक दल की बैठक त्रिपुरा में हुई। इस बैठक में बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर मानिक साहा को विधायक दल का नेता चुना गया और इस बैठक में भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े पर्यवेक्षक थे। माना जा रहा है कि मानिक साहा के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो राज्यसभा सीट खाली होगी उसके जरिए विप्लव कुमार देव को चुनाव लड़ाया जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं। सोनिया गांधी ने कही पार्टी में बदलाव की बात, देश में नफरत के माहौल पर भी सरकार को घेरा। जी हाँ दोस्तों, उदयपुर में शुक्रवार को कांग्रेस के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर की शुरुआत करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दो टूक कहा कि संगठन के सामने अभूतपूर्व स्थिति है, हमें सुधारों और रणनीति में बदलावों की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि असाधारण परिस्थितियों का सामना असाधारण तरीके से ही किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाते हुए जहां एक तरफ पीएम मोदी की चुप्पी पर निशाना साधा तो वहीं बीजेपी पर देश में नफरत का माहौल बनाने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अपने पिछले संदेश को दोहराते हुए सोनिया गांधी ने चिंतन शिविर में कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब समय है कर्ज उतारने का। सोनिया गांधी ने कहा कि हमें निजी अपेक्षाओं को संगठन के हितों के अधीन रहना होगा। चिंतन शिविर में भाग ले रहे प्रतिनिधियों से सोनिया ने कहा कि अंदर खुलकर अपनी राय रखें, लेकिन बाहर केवल एक संदेश जाना चाहिए, संगठन की मजबूती और एकता का संदेश। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस में एक परिवार से एक ही टिकट, हर स्तर पर 50% पदाधिकारी होंगे अंडर 50। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसमें वो प्रस्ताव अहम होंगे जो अलग अलग कमेटियों ने दिए हैं। इनमें एक परिवार के एक सदस्य को टिकट दिए जाने का प्रस्ताव अहम है। किसी व्यक्ति के पद पर रहने की अवधि भी 5 साल फिक्स करने का प्रस्ताव है। वहीं कांग्रेस के हर स्तर पर 50% पदाधिकारियों की उम्र 50 साल से कम रखने की बात भी कही गई है। कांग्रेस ने चिंतन शिविर के लिए महत्वाकांक्षी प्रस्ताव तैयार किया है और इसके तहत कोई भी नेता 5 साल से अधिक किसी पद पर नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, किसी पैराशूट उम्मीदवार को भी टिकट नहीं मिलेगा। नेताओं के रिश्तेदारों को पहले 5 साल तक पार्टी में काम करना होगा, उसके बाद ही उन्हें टिकट मिल सकेगा। इस फैसले को पार्टी पर लगने वाले परिवारवाद के आरोप का जवाब बताया जा रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को
पेश करने का दिया आदेश, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सहारा इंडिया के सुब्रत रॉय शुक्रवार को पटना हाई कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। अदालत ने उन्हें किसी भी हाल में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन बीमारी का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया तो कोर्ट ने नाराजगी जताई। नाराज हाई कोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को पेश करने का आदेश दिया है और अगली सुनवाई 17 मई को होगी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक अंतरिम रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। बता दें कि एक दिन पहले पटना हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में सुब्रत राय के वकील से कहा था कि सुब्रत राय कोर्ट से बड़े नहीं हो सकते, उन्हें हर हाल में आना ही होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी पर निर्भरता बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी, बोले प्रशांत किशोर। 2024 के लिए सबसे मुफीद पार्टी कौन, इस सवाल का नहीं दिया जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जब उनसे पूछा गया कि 2024 में देश का नेतृत्व करने के लिए कौन सी पार्टी सबसे बेहतर होगी, तो वो इस सवाल को मुस्कुराते हुए टाल गए और कहा कि इसका फैसला जनता को करने दीजिए। चुनाव तो इसीलिए होते हैं और मत भी गुप्त रखा जाता है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।